हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपका संपूर्ण ईवीएस कवर करेंगे, जिससे आप अपने ईवीएस पार्ट मजबूत कर सकें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है आपका लेह के मकान, हाउस ऑफ लेह। हाउस ऑफ जो लेह होता है, मतलब लेह में जो मकान होते हैं उसकी जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं? समतल होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है और जो इसकी छत होती है इसको मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती है। तो हमने देखा दोस्तों लेह में मकान कैसे होते हैं। तो इसमें छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मकान की जो मंजिल होती है उसमें खिड़की नहीं होती है। और कुछ पॉइंट्स थे कि लेह में जो छत होता है वो घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और गर्मी में वो लोग क्या करते हैं कि फल और सब्जियों को सुखा लेते हैं क्योंकि ठंडी में वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। आपका दूसरा पॉइंट है दोस्तों मनाली के मकान, हाउस ऑफ मनाली। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है। मनाली कैसा इलाका है दोस्तों? तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है, बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। हमारे मकान जो होते हैं पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। मतलब मनाली में जो मकान है दोस्तों वो कैसे बनते हैं? पत्थर और लकड़ी से बनते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं दोस्तों। तो जो मनाली के मकान होते हैं दोस्तों, ये मनाली जो है वो एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ता है और यहाँ के जो मकान होते हैं वो पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। असम के मकान, हाउस ऑफ असम। असम के जो मकान होते हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं दोस्तों। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। आप इस फिगर में इसको देख के अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो जो असम के मकान होते हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, बांस के खंभों पर इसको बनाते हैं और ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के मकान, हाउस ऑफ राजस्थान। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है दोस्तों, आपको ये पता है, और वहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के घरों में रहते हैं क्योंकि मिट्टी जो होती है ठंडक प्रदान करती है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो राजस्थान के जो मकान होते हैं दोस्तों, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये मिट्टी का बना है और ऊपर झाड़ियों का प्रयोग किया गया है कि यहाँ बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है और मिट्टी के घरों में लोग रहते हैं। और यहाँ घरों की जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका कश्मीर के मकान, हाउस ऑफ कश्मीर। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। हाउस बोट 80 फुट लंबाई और 8 से 9 फुट चौड़ाई के होते हैं। डल लेक व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में हैं। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। कश्मीर में जो मकान की खिड़कियाँ होती हैं दोस्तों वो बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। तो जो कश्मीर के मकान होते हैं दोस्तों इसमें शिकारा घूमने हेतु और हाउस बोट जो होते हैं टूरिस्ट हेतु प्रयोग किए जाते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं दोस्तों। और हाउस बोट जो है वो 80 फुट लंबाई का होता है और 8 से 9 फुट चौड़ाई के होते हैं। डल लेक व झेलम नदी दोनों कहाँ हैं दोस्तों? श्रीनगर में हैं। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसको हम ख़त्म बंद कहते हैं
और कश्मीर में मकान की खिड़कियां जो होती हैं बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका बकरवाल लोगों के मकान। देखते हैं दोस्तों इनके मकान कैसे होते हैं। आप इनका फिगर भी देख सकते हैं दोस्तों। बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये बकरियां चराते हैं, जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो जो बकरवाल लोग हैं वो लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं और ये बकरियां चराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका दुनिया में मशहूर जो पश्मीना शॉल है उसके बारे में देखते हैं। पश्मीना शॉल जो है इसमें 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं होती, यानी बहुत पतली होती है दोस्तों। पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल में, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। सर्दियों में तापमान वहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नम बाल उग आते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होगा। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता है। इसकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पश्मीना शॉल किससे बनाई जाती है। तो ये पहाड़ी बकरियों की एक नस्ल होती है जिनसे बनाया जाता है पश्मीना शॉल। तो हमने देखा दोस्तों पश्मीना शॉल के बारे में। जो एक पश्मीना शॉल है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है और ये बहुत पतली होती है। और जो पश्मीना शॉल जिन बकरियों का यूज किया जाता है उनके जो बाल होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों चांगपा। अब मैं चांगपा इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग चांगपा घुमंतू लोग हैं। तो दोस्तों जो चांगपा वो कैसी जनजाति है, घुमंतू लोग हैं। इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतनी ही ऊंचा परिवार। ये अपने टेंटों को क्या कहते हैं दोस्तों, रैबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं जिन्हें मिलकर जोड़ लेते हैं। रैबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी अधिक पुराना था। रैबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी जिसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर घराने से जाते हैं और ये काम औरतों को रोज का काम है। तो हमने देखा दोस्तों चांगपा जनजाति के बारे में, जो कि घुमंतू जनजाति है और इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट। और ये भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितनी ज़्यादा भेड़ बकरी है उतनी ऊंचा उनका परिवार होता है। और ये लोग जो होते हैं अपने टेंटों को रैबो कहते हैं। या के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें मिलकर जोड़ लेते हैं। रैबो के बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। इनके टेंट का डिज़ाइन जो था दोस्तों 1000 साल से भी पुराना था। और हर परिवार जो है अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए एक खास निशान बनाता था। रोज़ सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर घराने से जाते हैं और ये काम औरतों का रोज का काम है दोस्तों। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों, देख लेते हैं। गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। आपने देखा होगा दोस्तों गांव में लोग अपने घरों को गोबर से लीपते हैं। गोबर से क्यों लीपते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें कीड़ा नहीं लगता है। आइए कुछ पॉइंट्स और हैं दोस्तों, देख लेते हैं। सोहना गांव कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि सोहना से दिल्ली के बीच कौन सा शहर स्थित है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों कि गुड़गांव शहर स्थित है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है।
डेरा गाजी खान कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि इग्लू मकान कहाँ होते हैं, तो आपका जवाब होगा दोस्तों बर्फ़ में होते हैं। आइए दोस्तों कुछ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, इससे आपके पूरे टॉपिक क्लियर हो जाए। पहला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर में मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर में मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है, इस वजह से दोस्तों कीड़ों को दूर रखने के लिए। आपका दूसरा प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। जो घर होते हैं अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव कहाँ होना चाहिए दोस्तों? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उत्तराखंड। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा असम में। अभी हमने पढ़ा कि असम में जो घर बने होते हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये जो घर होते हैं वो अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आइए कुछ और प्रश्न है दोस्तों देखते हैं। इग्लू में जानवरों की खाल और फर का इस्तेमाल फर्श पर क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कालीन के रूप में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सुंदरता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इग्लू को गर्म रखने के लिए और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ये सभी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इग्लू में जानवरों की खाल और फर का इस्तेमाल जो होता है वो कालीन के रूप में भी किया जाता है, सुंदरता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है दोस्तों और इग्लू को गर्म करने के लिए भी किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। घर के बारे में कुछ कथन देखें और पता करें कि यह कहाँ स्थित हो सकता है। घर पत्थरों से बना है जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। भूतल का उपयोग आवश्यक वस्तुओं और पशुओं को रखने के लिए किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर लद्दाख का रेगिस्तान और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यूपी की भूमि। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा लद्दाख का रेगिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुत्ता मछली का आवास है। ऑप्शन नंबर ए नदी, ऑप्शन नंबर बी तालाब, ऑप्शन नंबर सी झील और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों समुद्र। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी समुद्र। तो अब हम जानवरों की कुछ विशेषताएं देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला आपका है स्लॉथ। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। तो जो स्लॉथ होते हैं दोस्तों ये भालू जैसे दिखते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, पर ये भालू नहीं होते हैं। स्लॉथ जो होते हैं वो दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं और यह सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो जो स्लॉथ होते हैं दोस्तों ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं और यह सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतर। दूसरा पॉइंट है आपका दोस्तों एलिफेंट, हाथी। भारत में सर्वाधिक हाथी दोस्तों कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है। एक समूह में
लगभग 10 से 12 हाथियां रहती हैं। हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। वह कान के द्वारा सुनने के साथ ही हवा करने का भी कार्य करता है। हाथी काले रंग का होता है, इसलिए उसे गर्मी अधिक लगती है। हाथी गंदे पानी में या कीचड़ में खेलना पसंद करता है। हाथी का गर्भधारण काल 22 माह का होता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल मतलब 100 किलोग्राम पत्तियां या झाड़ियां खा लेता है। हाथी के बच्चे का वजन लगभग 3 माह के 200 किलोग्राम अर्थात 2 कुंटल होता है। हाथी का औसत उम्र लगभग 70 वर्ष होता है दोस्तों। हाथी सबसे कम सोने वाला जानवर है, लगभग 2 से 4 घंटे। तो हमने हाथी के बारे में इतने पॉइंट्स देखे हैं दोस्तों। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में हाथी जो होते हैं सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। और हाथी का जो नर बच्चा होता है 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। हाथी जो है वो सबसे कम सोने वाला जानवर है, लगभग 2 से 4 घंटे। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों बाघ। बाघ जो होता है दोस्तों अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गर्जना की आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। तो हमने बाघ के बारे में देखा दोस्तों कि बाघ जो होते हैं वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है या बदलता रहता है। जैसे बाघ का गर्जना की आवाज़ जो है दोस्तों वो 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका सांप। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। उनके नाम है दोस्तों नाग, करैत, दुबोया और अफाई। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। जो जहर होता है दोस्तों सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं दोस्तों। तो हमने सांप के बारे में देखा कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। उनके नाम हैं नाग, करैत, दुबोया और अफाई। पेरू को कालबेलिया भी कहते हैं और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे डॉल्फिन के बारे में। भारत में सर्वाधिक जो डॉल्फिन होती है दोस्तों गंगा नदी में पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान और विवेकशील जीव है। बहुत जल्दी ही मानव से दोस्ती कर लेती है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती है और आपस में बातें भी करती है। यह एक अंधी जीव है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को ही घोषित किया गया है। तो हमने डॉल्फिन के बारे में देखा दोस्तों कि जो डॉल्फिन होती है वो सर्वाधिक गंगा नदी में पाई जाती है और यह हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है दोस्तों। और डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है और ये भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें भी निकालती है। अब हम देखेंगे दोस्तों केचुआ के बारे में। वर्मी कल्चर। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। मिट्टी में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ जाता है,
जिस कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। दोस्तों, हमने केचुआ के बारे में देखा कि केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है और केचुआ मिट्टी को खाता है, उसको भुरभुरा बना देता है और मिट्टी में जिससे ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ जाती है, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। अब हम मच्छर के बारे में देखेंगे दोस्तों। मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से फैलती है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से हम सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो मच्छर द्वारा वाले रोग कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है आपका मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से लाखों लार्वा निकलते हैं। मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन भी कहते हैं, पानी में डालने से यह लार्वा नष्ट हो जाते हैं। रोनाल्डो रॉश को दिसंबर 1902 में मलेरिया रोग की जांच के संबंध में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। मिर्च हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट्स हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आई है। गोभी और मटर कहाँ से आई है दोस्तों? ये यूरोप से आई है। चाय भारत के असम राज्य में बहुत होती है, परंतु सबसे प्रसिद्ध चाय दार्जिलिंग की है दोस्तों। सर्वाधिक लवण की मात्रा वाला सागर मृत सागर 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक के बराबर होता है दोस्तों। दांडी यात्रा जो कि अहमदाबाद साबरमती आश्रम गुजरात की है की घटना 1930 में हुई थी, जिसको हम नमक कानून भी कहते हैं और ये गांधी जी ने किया था। आयरन लोहा की सर्वाधिक मात्रा गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियों में होती है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आयरन लोहा की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो आपका सही जवाब होगा गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, सुनीता विलियम्स स्पेसशिप से अंतरिक्ष में गई थी। यह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ग्लोब में नीचे की ओर ब्राज़ील और अर्जेंटीना हैं। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे दोस्तों। खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है दोस्तों। बिहार मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ अधिक पाए जाते हैं और बिहार में मधुमक्खी पालन भी बहुत होता है। अक्टूबर दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का बहुत अच्छा समय होता है दोस्तों। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों, आइए देख लेते हैं। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वेलियम्मा मौसी कहा जाता है। माँ की माँ को दोस्तों अम्मू माँ, नानी कहते हैं और पिता के छोटे भाई को चिटप्पन कहा जाता है और चाची को कुजम्मा कहा जाता है दोस्तों। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया यह सभी सामाजिक प्राणी हैं और यह कॉलोनी बनाकर रहते हैं। दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से प्राणी हैं जो सामाजिक प्राणी हैं और कॉलोनी बनाकर रहते हैं? तो आपका जवाब होगा दोस्तों मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड जो कि दोस्तों कहाँ हैं? गुजरात में है। गाइड गर्ल, लेफ्टिनेंट कमांडर, वहीदा प्रिज्म को कहते हैं दोस्तों। मलयालम भाषा केरल में को फेरी कहा जाता है। फूलों की घाटी क्या है दोस्तों? उत्तराखंड है। शांत घाटी जिसको हम साइलेंट वैली भी कहते हैं, कहाँ है दोस्तों? केरल में है। और सिलिकॉन वैली कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में है। कड़म मल्लेश्वरी जो कि एक वेट लिफ्टर है दोस्तों, ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो आपका जवाब होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। यह 12 वर्ष की उम्र से वजन उठाने का अभ्यास कर रही हैं। 130 किलो वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर अपने इन्होंने 29 मेडल जीते हैं दोस्तों। जो कड़म मल्लेश्वरी जी हैं वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और 130 किलो का वजन उठा लेती हैं और इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश में
कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद करते हैं लोग दोस्तों। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों, नीम और कीकर की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है। जमीन पर और मिट्टी की बनी दीवारों पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है दोस्तों। शिक्षा शास्त्री जो गिजू भाई बधेका हैं, वो गुजरात के रहने वाले हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, गिजू भाई बधेका है वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपका जवाब होगा दोस्तों, ये गुजरात के रहने वाले हैं और इन्हें बच्चों का गांधी भी कहा जाता है। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गंदे पानी के कारण बहुत से लोगों को दस्त और हैजे से बीमार हो जाते हैं। आबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता है। यहाँ खजूर के पेड़ हैं। नोट और सिक्के को दिरहम कहते हैं। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों, केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। मसालों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगाया जाता है। मच्छर मानव शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवों की ओर शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है दोस्तों। रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई देती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज़ किस रंग की दिखाई देती है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों, काली और सफ़ेद रंग की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मच्छर से होने वाले रोग हैं डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है दोस्तों। आइए कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों, देखते हैं। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। ऐसा जानवर है दोस्तों छिपकली। वेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है का आविष्कार जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने 1948 में किया था। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था दोस्तों। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। कुएं और झीलों के सूखने के कारण क्या क्या है दोस्तों, हम इसको जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका कि पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अब झीलें भी कम हो रही हैं जहां पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है जिससे वर्षा का पानी जमीन में नहीं पहुंच पाता है दोस्तों। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों, देखते हैं कि 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहाँ पानी मिल गया। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर भूल गए। अलबरूनी हजारों साल पहले उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि अलबरूनी किस देश का था? तो आपका जवाब होगा दोस्तों कि अलबरूनी जो था वो उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। अलबरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला को जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते हैं। अलबरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी।
जो अल-बरूनी के जन्म से 1000 साल बाद मिला था। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। ब्रेल लिपि, जो ब्रेल दिवस है दोस्तों वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे होती है ब्रेल लिपि। अब हम देखेंगे लुईस ब्रेल के बारे में कुछ। जो लुईस ब्रेल थे दोस्तों वो फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में इनको बहुत रुचि थी दोस्तों, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकला जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभरा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है और यह लिपि ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है दोस्तों। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों। जंगल, फॉरेस्ट। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों। झूम खेती। झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में की जाती है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं दोस्तों, ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भूमि कहा जाता है। कुडुख झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुख भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि कुडुख जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो आपका जवाब होगा कि कुडुख जनजाति जो है वो झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। फर्स्ट पक्षी है आपका बसंत गौरी पक्षी। जो बसंत गौरी पक्षी होती है वो पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और जो बसंत गौरी पक्षी होती है वो टुक टुक करती रहती है और कठफोड़वा जो होता है वो भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। मतलब जो बसंत गौरी पक्षी होती है और जो कठफोड़वा होते हैं वो दोनों पेड़ के जो तने होते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें गहरा छेद बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका कौआ, क्रो। यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि कौवे का वैज्ञानिक नाम कोवर्स स्प्लेंडेंस होता है। थर्ड है आपका दर्जिन चिड़िया, जिसको हम टेलर बर्ड भी कहते हैं। पेड़ के पत्तों को आपस में सीकर मतलब जोड़कर अपना घोंसला बनाती है। दर्जिन चिड़िया जो होती है 2 पत्तों को आपस में जोड़कर अपना घोंसला बनाती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका मैना। मैना जो होती है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो आपका जवाब होगा मैना। रेगिस्तान में मैना पक्षी पाई जाती है। फिफ्थ है सूर्य पक्षी, जिसको हम सन बर्ड भी कहते हैं। इसका जो घोंसला होता है वो छोटे पेड़ झाड़ी की डाली पर लटका हुआ होता है। घोंसले में बारीक घास, बाल, कपड़े, सूखे पत्ते, रुई आदि पाए जाते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब हम 6 पॉइंट देखते हैं, जो है फाख्ता
पक्षी कैटकस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। जो फाख्ता पक्षी होती है वो मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। 7th पॉइंट है आपका बगुला। जो बगुला होता है वो भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। बगुला पक्षी भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है, इसी को हम सहजीवन कहते हैं। 8 पॉइंट है आपका हमिंग बर्ड। हमिंग पक्षी दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी है। इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है, तो आपका जवाब होगा हमिंग पक्षी दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी है। आप इस फिगर में देख सकते हैं। 9th है आपका गौरैया या कबूतर पक्षी। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, जैसे कि अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे आदि। पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाती है। 10th पॉइंट है आपका बीबर पक्षी। बीबर पक्षी में आपका नर पक्षी हो गया और ये मादा। जो नर बीबर पक्षी होती है वो कई घोंसला बनाती है और जो मादा पक्षी होती है उसी में से एक का चुनाव करती है अंडा देने के लिए। हमने इतना पॉइंट कवर किया दोस्तों, एक बार हम इसे रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बर्ड से हम हर साल आपकी सीटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा बसंत गौरी पक्षी, जो पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। सेकेंड है आपका कौवा। कौवा यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाती है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती हैं। हमने देखा दर्जन चिड़िया। जो दर्जन चिड़िया होती है वो पेड़ के पत्तों को आपस में सीकर या जोड़कर अपना घोंसला बनाती है। 4th है आपका मैना। मैना जो होता है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। 5th है आपका सूर्य पक्षी। जो सूर्य पक्षी होता है उसको हम शक्कर खोड़ा पक्षी के नाम से भी जानते हैं, जिसके घोंसले में बारीक घास, बाल, कपड़े, सूखे पत्ते और रुई आदि पाए जाते हैं। 6 पॉइंट हमने देखा फाख्ता पक्षी, जो कैटकस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। 7th पॉइंट है बगुला। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। और को जैसे कि जो भैंस को कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है, इस पूरे प्रोसेस को हम सहजीविता कहते हैं। 8 पॉइंट है आपका हमिंग बर्ड, जो दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी है, जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। 9th है गौरैया और कबूतर पक्षी। जो गौरैया होती है वो आमतौर पर अपना घोंसला घर के आसपास बनाती है, जैसे कि अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे आदि। और जो कबूतर होता है पुराने मकान या खंडहरों में बनाता है। 10th है आपका बीबर पक्षी। बीबर पक्षी जो होते हैं उसमें जो नर बीबर पक्षी होता है वो कई घोंसला बनाता है और जो मादा बीबर पक्षी होती है उसमें से एक का चुनाव करती है अंडे देने के लिए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे दोस्तों चील, बाज और गिद्ध के बारे में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों। उल्लू, रैकून पक्षी केवल काले और सफ़ेद रंग ही देख सकते हैं। पक्षी एक ही समय में 2 आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ जो होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। यह समतापी प्राणी होते हैं। जो पक्षी होते हैं वो समतापी प्राणी होते हैं। और पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आपका जवाब होगा 4 कोष्ठ होते हैं। गौरैया, कबूतर, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं और ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। एमू, कीवी, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं।
पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। आगे पॉइंट्स है कि पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों कि मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। हमने इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखा, एक बार हम इससे फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि जो चीलबाज और गिद्ध होते हैं हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं और चील की पूंछ खांचे वाली होती है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे जाती है। उल्लू, रैकून पक्षी केवल काले और सफ़ेद रंग ही देख सकते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं और यह समतापी प्राणी होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। और पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। अब दोस्तों हम इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, आपका टॉपिक और प्रैक्टिस दोनों हो जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन 1 दर्जन चिड़िया, ऑप्शन 2 कठफोड़वा चिड़िया, ऑप्शन 3 मैना और ऑप्शन 4 है आपका कौवा। तो आपका जवाब होगा दोस्तों, जो दर्जन चिड़िया होती है वो अपना घोंसला पत्तों को सीकर बनाती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, जिसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उल्लू, ऑप्शन 2 कौवा, ऑप्शन 3 बसंत गौरी और ऑप्शन नंबर 4 है मैना। आइए दोस्तों, आप सभी, आपका जवाब होगा दोस्तों, जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? ऑप्शन नंबर 1 है दर्जन चिड़िया, ऑप्शन नंबर 2 कठफोड़वा चिड़िया, ऑप्शन नंबर 3 मैना और ऑप्शन नंबर 4 है कौवा। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कठफोड़वा चिड़िया। जो कठफोड़वा चिड़िया होता है वो पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? ऑप्शन नंबर 1 गिद्ध, ऑप्शन नंबर 2 चील, ऑप्शन नंबर 3 है आपका कौवा और ऑप्शन नंबर 4 है आपका मैना। बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? आपका जवाब होगा गिद्ध। गिद्ध जो होता है वो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 मैना, ऑप्शन नंबर 2 उल्लू, ऑप्शन नंबर 3 कौवा और ऑप्शन नंबर 4 है आपका कोयल। तो आपका जवाब होगा दोस्तों उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है। ऑप्शन नंबर 2 है, एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसकी खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 3 है, एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसके किनारे तीखे हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगा। ऑप्शन नंबर 4 है,
कि तोते की चोंच का वर्णन कीजिए। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कि एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसके किनारे तीखे हैं। वह किस प्रकार का भोजन करेगा। 7वां क्वेश्चन है आपका कि भारत के उस पक्षी का नाम बताइए जो एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय रॉबिन, यह जिसको हम भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कौवा। ऑप्शन 3 बॉरबेट या बसंत गौरी। और ऑप्शन नंबर 4 है सूर्य पक्षी या शक्कर खोरा। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा सूर्य पक्षी या जिसको हम शक्कर खोरा भी बोलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऐसा पक्षी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। यह कौन पक्षी है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है कोयल, दूसरा ऑप्शन है बीबर पक्षी, तीसरा है शक्कर खोरा और चौथा ऑप्शन है आपका बसंत गौरी। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बीबर पक्षी। जो बीबर पक्षी होती है उसमें जो पक्षी होता है वो सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उन्हीं घोंसलों को अंडे देने के लिए उसका उपयोग करती है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी स्पर्श सकता है, जो वस्तु हमें 3 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, उसे ही ये पक्षी 12 मीटर दूरी से देख लेते हैं। ऐसा कौन सा पक्षियों का समूह है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाज, कौवा, कबूतर। सेकेंड ऑप्शन बाज, चील, गिद्ध। थर्ड ऑप्शन है कबूतर, तोता, चील। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है आपका कौवा, चील और बुलबुल। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। अभी हमने इसको पढ़ा है। जो बाज, चील और गिद्ध होते हैं वो 3 मीटर की दूरी से ही स्पष्ट देख सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका चील, सेकंड बाज, थर्ड ऑप्शन है गिद्ध और फोर्थ ऑप्शन है उल्लू। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उल्लू जो होता है उसकी आंखें मानव की तरह होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण पौधे। फर्स्ट पौधा है आपका निफेंथिस, या आप इसकी फिगर देख सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है कि यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। ऐसे पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निफेंथिस पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं तथा बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं कि निफेंथिस पौधा जो होता है वो मांसाहारी तथा कीटभक्षी होता है। कैसा होता है। तो यह मांसाहारी तथा कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण होता है। कुछ अन्य कीटभक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा, जिसको हम सनड्यूस भी बोलते हैं, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया और कुछ अन्य पौधे हैं जैसे सेरोसेनिया आदि। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं कि निफेंथिस को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पिचर प्लांट और घटपड़ी पौधा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस पौधे को घटपड़ी पौधा के नाम से जाना जाता है। तो आपका जवाब होगा कि निफेंथिस को घटपड़ी पौधा के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा कि इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और यह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, लेकिन जो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यह कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। किसकी कमी को दूर करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए
ये कीड़े मकोड़े को खाते हैं। रेगिस्तानी ओक, जिसको हम डिजर्ट ओक भी कहते हैं। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आप इसका पिक्चर भी देख सकते हैं। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, जैसा कि आप इसके फिगर में देख सकते हैं। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई से 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ये आपसे कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि जब कभी इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ऐसा किस पौधे के लिए किया जाता है? तो आपका जवाब होगा रेगिस्तानी ओक। आज हमने 2 महत्वपूर्ण पौधे के बारे में जाना। फर्स्ट पौधा था आपका निफेंथिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। सेकेंड पौधा था आपका रेगिस्तानी ओक, जो कि मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि जो रेगिस्तानी ओक होता है इसकी जड़ें 250 से 300 फीट तक जाती हैं, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निफेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी है मिजोरम। आपका जवाब होगा कि जो निफेंथिस पौधा है वो भारत के मेघालय में पाया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि इसको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे पिचर प्लांट और घटपड़ी पौधा। सेकंड प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? ऑप्शन ए डायोनिया, ऑप्शन बी नेफेंथिस, ऑप्शन सी एजिरेटम और ऑप्शन डी सनड्यूज। तो इसका जवाब होगा कि जो ऑप्शन सी है एजिरेटम, ये कीटभक्षी पौधा नहीं है। जबकि अन्य कीटभक्षी पौधे हैं डायोनिया, नेफेंथिस, सनड्यूज, जिसको हम ड्रोसेरा भी बोलते हैं, और यूट्रिकुलेरिया आदि। थर्ड क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सल्फर और ऑप्शन डी है पोटेशियम। जो कीटभक्षी पादप होते हैं उनमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और इसी की कमी को दूर करने के लिए वह छोटे कीड़े मकोड़ों और अन्य जीवों का शिकार करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो आपका जवाब होगा कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कि ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। दोस्तों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर 2 पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर 3 क्रम निर्धारण मापनी
और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों वर्णन अभिलेख। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी और वर्णन अभिलेख आदि पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। ऑप्शन नंबर 3 कक्षा 5 के ईबीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों आकलन के संकेतकों का उपयोग। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 1 कछुआ, ऑप्शन नंबर 2 मछली, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों कौवा और ऑप्शन नंबर 4 घड़ियाल। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा कौवा। कछुआ, मछली और घड़ियाल आदि सभी जलचर प्राणी हैं, जबकि जो कौवा है दोस्तों वो एक नभचर प्राणी है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ऑप्शन नंबर 1 मैना, ऑप्शन नंबर 2 उल्लू, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों कौवा और ऑप्शन नंबर 4 बसंत गौरी। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मैना जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ऑप्शन नंबर 1 कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर 2 सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों बछेंद्री पाल और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों सूर्यमणि। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की प्रसिद्ध भारोत्तोलक हैं। वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। अपने मजबूत हौसले और दिलेर कारनामों से कर्णम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगे की शान में 4 चांद लगाया है। मंच कोई भी हो लेकिन जीत हर कीमत पर इरादा रखने वाली इस वेट लिफ्टर की जिंदगी संघर्ष और कामयाबी की अद्भुत कहानी रही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा गुजरात। नमक सत्याग्रह के नाम से इतिहास में चर्चित दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। 24 दिनों तक चली यह पदयात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी स्थित छोटे से गांव दांडी तक की गई थी। गांधी जी के साथ उनके 79 अनुयायियों ने यात्रा भी की और 240 मील लंबी यात्रा कर दांडी स्थित समुद्र किनारे पहुँचे, जहां सार्वजनिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। ऑप्शन नंबर 1 डेंगू, ऑप्शन नंबर 2 मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर 3 मलेरिया और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों चिकनगुनिया। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मलेरिया। मलेरिया रोगी को रोजाना या एक दिन छोड़कर तेज बुखार आता है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। चेराओ नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मेघालय, ऑप्शन नंबर 2 झारखंड, ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों मणिपुर। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। चेराओ नृत्य को बाँस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि नृत्य करते समय बाँस का उपयोग किया जाता है। यह नृत्य मिजोरम के सबसे रंगीन और विशिष्ट नृत्यों में से एक है। माना जाता है कि यह पहली सदी से किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 3 केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु जो है दोस्तों भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के जो कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं जैसे मदुरै, त्रिची, कोयम्बटूर, सेलम और तिरुनेलवेली। इसके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल हैं। तमिलनाडु में जो बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है दोस्तों वो है तमिल। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन पर प्राथमिक कक्षाओं में कार्य करने के आमतौर पर सरल कार्य माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यह विषय अथवा इस विषय की प्रकृति बच्चों के परिवेश से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? ऑप्शन नंबर 1 हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों परिवार और मित्र। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों भोजन और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों जानवर। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 जानवर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के ज्ञान की रचना में बच्चों का सक्रिय तौर पर भाग लेना, उनके समुदाय का सदस्य होना और पर्यावरण के अध्ययन के लिए पाठ्यपुस्तकों का होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन नंबर 1 ज्ञात से अज्ञात। ऑप्शन नंबर 2 वैश्विक से स्थानीय और ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों अमूर्त से मूर्त और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञात से ज्ञात। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा अज्ञात से ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में कल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ऑप्शन नंबर 1 है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ऑप्शन नंबर 3 यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों
सीबीएसई ने पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में रखा गया है, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों अबू धाबी, ऑप्शन नंबर 2 बर्लिन, ऑप्शन नंबर 3 थिम्पू और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों काबुल। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा अबू धाबी। यहाँ रेत के ऊंचे टीले आसमान को छूते दिखाई पड़ते हैं। यह जगह फोर्ट लेजा से 300 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आवास, ऑप्शन नंबर 2 हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है काम और खेल और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों भोजन। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा काम और खेल। पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 समान विषयों का समावेश किया गया है, जिसमें परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं को शामिल किया गया है। नंबर 18 है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 पाठ्यपुस्तक का पठन, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, ऑप्शन नंबर 3 है कक्षा निर्देशन और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों किस्से कहानियाँ। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 किस्से और कहानियाँ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली विधि या युक्ति किस्से या कहानियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ऑप्शन नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन वर्ण और परिभाषाओं पर बल देता है, ऑप्शन नंबर 4 है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 सहभागिता, ऑप्शन नंबर 2 याद करना, ऑप्शन नंबर 3 है प्रश्न पूछना और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों न्याय और समानता के प्रति सरोकार। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 याद करना। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक के रूप में सहभागिता, प्रश्न पूछना और न्याय और समानता के प्रति सरोकार को शामिल किया जाना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, ऑप्शन नंबर 1 है सीखने के समान आकलन, ऑप्शन नंबर 2 सीखने का आकलन, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों सीखने के लिए आकलन और ऑप्शन नंबर 4 है CCE। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सीखने के समान आकलन ही स्व आकलन है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। पर्यावरण अध्ययन का मूल उद्देश्य है
परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना और बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर 1 है अवलोकन, ऑप्शन नंबर 2 जांच सूची, ऑप्शन नंबर 3 है संत्रीय कार्य और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों लिखित प्रश्न। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जांच सूची। इसका उपयोग रेटिंग स्केल में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हरा और पीला, ऑप्शन नंबर 2 है नारंगी और लाल, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों काला और सफ़ेद और ऑप्शन नंबर 4 है बैंगनी और नीला। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 काला और सफ़ेद। काले और सफ़ेद रंगों की अनुभूति और दृश्यता रात्रि में अन्य रंगों की अपेक्षा ज़्यादा स्पष्ट होती है। ऐसा वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय विचार से प्रमाणित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। नारियल डली हुई किसी भी कढ़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों बिहार, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों केरल। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 केरल। टैपियोका कैसावा जड़ से निकला स्टार्च है जो भारत के केरल राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है दोस्तों। नंबर 26 है दोस्तों। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, ऑप्शन नंबर 2 है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों दिवाली, महाशिवरात्रि और गुरु नानक जयंती और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों ऐसा त्यौहार जो पूर्णिमा को मनाया जाता है वो है होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर अर्थात पंचांग की बहुत ही खास तिथि है। धार्मिक रूप से पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। दरअसल पंचांग में तिथियों का निर्धारण चंद्रमा की चढ़ती उतरती कक्षाओं के आधार पर किया गया है। जिस तिथि को चंद्रमा अपने पूरे आकार में दिखाई देता है वह तिथि पूर्णिमा कहलाती है। होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती इसी दिन मनाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर पर है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों कर्नाटक, केरल और गुजरात। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक, केरल और गुजरात। अरब सागर भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग पर फैला हुआ है। इसके किनारे पर भारत के गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य स्थित हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों उड़ीसा के उत्तर में, ऑप्शन नंबर 3 है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा उड़ीसा के उत्तर में। भारत के मैप पर झारखंड की अवस्थिति उड़ीसा के उत्तर में, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में और बिहार के दक्षिण में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 मोम, ऑप्शन नंबर 2 ग्रीस, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों कोयला और ऑप्शन नंबर 4 है डीजल। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कोयला।
मोम, डीजल और ग्रीस पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि कोयला जीवाश्मों के जमीन में दबने और उचित ताप दाब के परिणाम स्वरूप बनता है। आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है चाय, ऑप्शन नंबर 2 है कॉफ़ी और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कहवा, ऑप्शन नंबर डी है कोक। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। तो मेरे प्यारे सभी साथियों, आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल मनीष एकेडमी पर शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मनीष एकेडमी को सब्सक्राइब करना होगा। आप हमारे YouTube चैनल मनीष एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स के वीडियो बनाए जा रहे हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे साथ अपनी तैयारी जारी रख सकें और सीटेड एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां इस वीडियो की PDF अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।